नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसौतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्या क्लासेस। नित्या क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, बात कर रहा हूं मैं आज भारत के द्वीप एवं द्वीप समूह के बारे में। इससे पहले हमारी एक वीडियो जारी हो चुकी है, उसको आप देख लीजिएगा। इसमें हम बात करेंगे भारत के कुछ ऐसे अन्य द्वीपों के बारे में जो भारत के परिप्रेक्ष्य में जानना बेहद जरूरी है। और आपके टीजीटी पीजीटी का एग्जाम जिसकी आप तैयारी पूरे जोर शोर से कर रहे हो दोस्तों, उसमें भी कहीं हद तक इसका बहुत बड़ा रोल अदा होता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं मैं आपके लिए, और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको मिस ना करें और आपके रियल लाइफ में भी समझने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलें दोस्तों, क्या है समझिएगा। भारतीय द्वीप एवं द्वीप समूह की हम लोग इसमें बात करेंगे। और भारतीय द्वीप समूह और द्वीप में हम इसमें आज बात करने वाले हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे। श्रीलंका जो देश है वो भी एक द्वीप है, उसके बारे में बात करेंगे। और श्रीलंका और भारत के बीच जो कुछ रामेश्वर द्वीप नाम का पड़ता है वहां पर बात करेंगे। न्यू मोरे द्वीप की बात करेंगे, यानी हर उस छोटे छोटे द्वीपों की बात करेंगे जो भारत के संबंध में जानने बेहद महत्वपूर्ण। दोस्तों, तो इस लाइव सेशन के अंत तक बने रहिएगा, ये आपके लिए बहुत खास होने वाला है ये वीडियो। तो इस वीडियो को अंत तक देखेगा, आपके टीजीटी पीजीटी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। चलिए बात करते हैं। आपके सामने ये वीडियो आज देखिए, आपके सामने ये पिक्चर आ रही है जहां आपको दिखा रहा हूं कि ये है भारत का नक्शा। ये क्या है? भारत का नक्शा। और भारत के दक्षिणी पूर्व में पड़ती है आपकी बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में आपका एक जगह पड़ती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। शायद आपको ना दिखाई दे रहा हो ये वाला क्षेत्र। इसको और थोड़ा जूम करके देखते हैं तो हम पाते हैं कि सर हाँ बिल्कुल अब दिखने लगा है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने जूम करके दिखाया थोड़ा सा आपको कि ये नॉर्थ अंडमान है, ये मिडिल अंडमान है, ये लोअर अंडमान है, और उसके बीच नीचे आती है इन अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, यानी दक्षिणी अंडमान में पड़ती है आपकी पोर्ट ब्लेयर राजधानी। ठीक है, उसके बाद ये डंकन पास है, और उसके बाद यहाँ नीचे आता है लिटिल अंडमान। कौन सा है? लिटिल अंडमान। ठीक है, ये अंडमान सागर है जो इसके इधर आपको दिखाई देगा। जस्ट इसके बीच में देखेंगे तो 10 डिग्री चैनल आपको देखने को मिलेगा। कितने डिग्री चैनल दोस्तों? 10 डिग्री चैनल आपको देखने को मिल जाता है। निकोबार द्वीप समूह यानी छोटा अंडमान और आपका कार निकोबार, छोटा अंडमान और कार निकोबार को दोनों को अलग करने का काम कौन करता है? आपका 10 डिग्री चैनल करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, नीचे आप देखोगे ये टेरेसा है, ये आपका बमको का है, ये खटाल है, यानी बहुत सारे ऐसे द्वीप। और नीचे आप पहुंचोगे तो सबसे नीचे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जहां पर पड़ता है, ये ग्रेट निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है, इसलिए इसको ग्रेट निकोबार के नाम से पुकारा जाता है। और नीचे आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ये लोकेशन वो है जो आपके द्वीपों से संबंधित मैंने दिखाई है। आइए चलो बारी बारी से मैं जानते हैं इन द्वीपों के बारे में। बढ़े आगे, चलिए अब देखिएगा मैं आज किन द्वीपों के बारे में बात करने वाला हूँ। छोटे छोटे द्वीपों के बारे में देख लीजिएगा, ये आपके सामने है। मैं आज न्यू मोरे द्वीप की बात करूंगा, उस द्वीप के बारे में जिसको लेकर बांग्लादेश और भारत के बीच क्या है? विवाद बना हुआ है। पारिकेत द्वीप के बारे में बात करूंगा मैं। श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में बात करूंगा। नारकोंडम द्वीप जो हमारा सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, नारकोंडम द्वीप है, इंदिरा पॉइंट है, पम्बन द्वीप है, इसके बारे में आपको बात करा जाएगा जो तमिलनाडु के दक्षिण में है। ठीक है, ये आपका मिनिकाय क्या है? कावर्ती है, आगात्य द्वीप है, भक्तताल है, हेनरी कैन्य द्वीप है, आपका सालसेट द्वीप है जिसपे मुंबई बसा हुआ है, और गोवा तो दमन और दीव वाले जो द्वीप हैं ये सारे द्वीप। इन सभी के बारे में इस वीडियो में बारी बारी से चर्चा की जाएगी, बिल्कुल विस्तार से। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम बिल्कुल तरीके से चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आता है आपका रामेश्वर द्वीप। कौन सा आता है? रामेश्वर द्वीप। रामेश्वर द्वीप, पम्बन द्वीप भारत के प्रायद्वीपीय भाग और श्रीलंका के मध्य, भारत के प्रायद्वीपीय भाग और श्रीलंका के मध्य स्थित एक द्वीप है। भारत का ये हिस्सा है। किसका हिस्सा है? भारत का एक हिस्सा है। और इसका प्रशासन कौन चलाता है? इसका प्रशासन तमिलनाडु का जो राज्य है, तमिलनाडु जो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है, जहां पर भारत का सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी भी यहीं पर पड़ता है। तो तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जो जिला है वहीं के द्वारा यहाँ पर शासन किया जाता है। कहाँ पर? रामेश्वर द्वीप पर। ठीक है, रामेश्वरम नामक हिंदू तीर्थ स्थान इसी द्वीप पर स्थित है। जो रामेश्वर मंदिर है वो रामेश्वर द्वीप पर ही स्थित है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? बढ़े आगे, चलिए अब मैं वो एक लोकेशन दिखाता हूँ जिसके माध्यम से आप लोग समझ पाएंगे और चीज़ों को आसानी से देख पाएंगे। एक नोट्स में 1 मिनट ओपन कर लेता हूँ बेटा आप लोगों के लिए।
जिससे कि आपको बेहतर तरीके से चीज़ों की जानकारी कराई जाए। ठीक है, एक नोट्स ओपन हो जाएगा तो आप लोगों को मैं वो सारी जानकारी अवेलेबल करा सकता हूँ। देखिए, चल भाई आ जाइए निकल के वाइट कलर में, जिससे कि बच्चों को देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, अब इसको देखिएगा, हम लोग क्या देख रहे हैं, ये है आपका भारत का तमिलनाडु, भारत का तमिलनाडु का क्षेत्र। और यहाँ पर ये इस तरीके से किससे जुड़ा हुआ है, ये नीचे आप देख रहे हो, ये भारत का आंसू कहे जाने वाला एक ड्रॉप टाइप में एक चित्र है, जो है आपका श्रीलंका। भारत के दक्षिण में पड़ने वाला एक ऐसा द्वीप जो एक देश है और जिसको श्रीलंका कहा जाता है। भारत का आंसू इसको कहा जाता है, यानी आई ड्रॉप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम बात करेंगे इस स्थिति के बारे में। आइए थोड़ा सा और इसको बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करते हैं, कुछ और जूम करके इसको देखेंगे। ये देखिएगा, और आगे कहानी क्या है, यहाँ से इसको रामेश्वरम, रामेश्वरम ये देखिएगा पम्बन, यहाँ पर बीच में क्या पड़ता है, पम्बन ब्रिज पड़ता है। क्या पड़ता है दोस्तों, पम्बन ब्रिज पड़ता है, जिसको ब्रिज ऑफ पम्बन के नाम से इंग्लिश में पुकारा जाता है। और ये आपका रामेश्वरम, ये आपका रामेश्वरम है। और रामेश्वरम से जैसे आप पार करोगे, रामेश्वरम से जैसे आप इसको पार करोगे दोस्तों, तो आगे आएगा का अंडर वाटर कोरल ब्रिज और एडम ब्रिज ऑफ ए राम सेतु, यानी ये एक यहाँ पर ब्रिज पड़ेगा ये वाला। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको हिंदी में राम सेतु के नाम से पुकारेंगे, इसको हम हिंदी में राम सेतु के नाम से पुकारेंगे। और इसी को ही आदम का पुल भी कहा जाता है, आदम का पुल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको इंग्लिश में बात करें तो क्या कहा जाएगा मेरे दोस्तों, एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको लोकेशन बिल्कुल क्लियर होगी। यानी भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ने वाले द्वीप का क्या नाम है, रामेश्वरम द्वीप है। ठीक है, रामेश्वरम द्वीप है, आदम का पुल है, और तुम्हारा राम सेतु है, और आपका पम्बन ब्रिज है। ठीक है, और थोड़ा सा और जानकारी अर्जित करते हैं इसकी। देखिए, ये कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार, हिंदू धर्म की रामायण ग्रंथ के अनुसार ऐसा बताया जाता है, जो राम सेतु नाम का पुल बना हुआ है, जो आपका आदम का पुल बना हुआ है, या जिसको एडम्स ब्रिज कहते हैं, उसको जब माता सीते को कौन उठाकर ले गए थे, रावण उठाकर ले गया था। तो रावण के लंका तक पहुंचने के लिए, श्रीलंका तक पहुंचने के लिए, ये भारत की बात थी और उनको जाना था श्रीलंका। श्रीलंका तक पहुंचने के लिए बीच में पानी था और पानी को पार करना मुश्किल था, जिस कारण इस पुल का निर्माण किया गया नल और नीर के द्वारा पत्थर को डलवाकर। जो पत्थर क्या थे दोस्तों, तैर रहे थे। तो मेरे दोस्तों, ये वो पत्थर डाले जा रहे हैं किसके द्वारा, ये नल और नीर, ये दो व्यक्ति हैं, रामायण काल के दौरान आपने देखा होगा। ठीक है, तो राम नाम लिखकर इसको इस पे डाला जा रहा है। तो ये पौराणिक कथाएं हैं, यानी ये रामायण की ग्रंथ की कथाएं हैं। हालांकि इतिहासकार इनको नहीं मान्यता देते, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन आपके जीवन के दृष्टिकोण से ये बात भी जाननी अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। ये एक मैंने पिक्चर आपके सामने दिखाई है, ये कुछ पिक्चर आपके देख लीजिएगा। ये एक ऐसे ही पत्थर हुआ होंगे जो जैसे पत्थर पानी में तैर रहा है, ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसे पत्थर उस समय पे हुआ करते होंगे जो पानी में तैरने का काम करते होंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर और अब देखते हैं उस चित्र को, जिस चित्र को आपको देखते ही मन खुश हो जाएगा। ये वाला चित्र, ये आपका पम्बन ब्रिज। कौन सा है दोस्तों, ये आपका पम्बन ब्रिज है। ये वो पम्बन ब्रिज है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ने का काम करता है। और इसकी खूबसूरती क्या है दोस्तों, ये जो ब्रिज है ये फोल्डेबल है। ये क्या है, फोल्डेबल है, यानी ये यहाँ से खुल जाता है, ऐसे ऊपर को क्या होगा, खुल जाएगा। इसको खोलने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, इसको खोलने की आवश्यकता इसलिए पड़ेगी क्योंकि इसके नीचे जब बड़े बड़े जहाज गुजरते हैं तो इसको फोल्ड करके ऊपर करा जाता है, जिस कारण इसको फोल्डेबल ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बढ़े आगे भी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, मैंने एक चित्र आपके सामने शो किया है। जैसे यहाँ पर एक नौका या जहाज यहाँ से गुजर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये ऊपर की तरफ को फोल्ड हो गया। अभी तो मैंने बताया फोल्डेबल है, तो ये इसकी खासियत है। और कभी मौका मिले तो दोस्तों घूमने के लिए जाइएगा, बहुत ही शानदार नज़ारा है। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं थोड़े से और इससे संबंधित श्री हरिकोटा द्वीप के बारे में। किसके बारे में, श्री हरिकोटा द्वीप के बारे में। यही वो द्वीप है जहाँ जहाँ भारत के सबसे बड़े दिमागधारी लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने न केवल भारत के लोगों को ऊंचा बनाने का काम करा और भारत के लोगों को आंख से आंख मिलाने का
जरिया दिया पूरी दुनिया के साथ। हम दुनिया की सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, ये हमारी ताकत है, ये इसी क्षेत्र के माध्यम से, ठीक है। यानी श्रीहरिकोटा भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश के तट पर बसा एक द्वीप है। भारत के आंध्र प्रदेश के तट पर बसा एक द्वीप है और भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा प्रयोग किया जाता है। क्या करा जाता है दोस्तों? उसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो के द्वारा क्या किया जाता है? इसरो के द्वारा प्रयोग किया जाता है। बहुचरण रॉकेट जैसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान और बहुतुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण यान का उपयोग यहीं से किया जाता है, यहीं से छोड़ा जाता है उन सभी रॉकेट्स को और बहुयान उपग्रह को। अब वो कहाँ पड़ता है इसको देख लीजिएगा। ये है आपका कौन सा? ये आंध्र प्रदेश राज्य है और आंध्र प्रदेश का ये है सालू, ठीक है, सलूरपेटा। सलूरपेटा से ये आपका पूर्वी दिशा में पड़ेगा श्रीहरिकोटा द्वीप। ये आपका श्रीहरिकोटा द्वीप है जो मैं आपको पिक्चर के माध्यम से, मैप के माध्यम से आपको दिखा पा रहा हूँ। इससे आपको क्या होगा, आप लोकेशन का एक्चुअल में पता लगा पाएंगे और लोकेशन के अकॉर्डिंग आपके जहन में वो चीज़ें बैठ जाएंगी काफ़ी लंबे टाइम के लिए। चलिए बढ़े आगे। देखिए ये वो पिक्चर है जिसको आप देख रहे होंगे। जब आप सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की ओर जाते हैं तो ये आपको स्तंभ मिलता है जहां पर लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी सार यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का शॉर्ट फॉर्म सतीश धवन स्पेस सेंटर सार, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। आगे चले इसकी जानकारी और देखिएगा। ये जानकारी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बेहतर होगी। इसरो हमारे देश की एक ऐसी संस्था है जहां देश के सर्वश्रेष्ठ दिमागों का एक जमावड़ा होता है, जिसने भारत को दुनिया के अन्य देशों से आंख मिलाने का, आत्मविश्वास देने का काम किया। वो क्या कहलाती है आपकी? इसरो कहलाती है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान, इसकी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान, यह शोध संस्थान ने हाल ही में हालांकि अब तो 101 का, ये थोड़ा पुराना डाटा है, 101 सैटेलाइट को लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम किया है, ठीक है। दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी हैं इसरो ने ही। और इसरो के परफॉर्मेंस में डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई एक नाम निकल कर आता है जिनका एहसान हमें नहीं बोलना चाहिए कि अहम भूमिका रही है। इसी के स्थापना साल 1969 में यानी 1869 गांधी जी के जन्म से ठीक 100 साल बाद 1969 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी जी के जन्म के 100 साल बाद इसकी स्थापना करी गई थी डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई के द्वारा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानकारी अर्जित करते हैं संबंधित। देखिएगा ये बातें हुई हैं। 104 सैटेलाइट सफल मिशन लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम भारत ने इसरो के माध्यम से किया है और इन्हीं में से 3 भारत के और जबकि 101 विदेशी और छोटे सैटेलाइट हैं। यानी हम विदेशों की सैटेलाइट, अमेरिका जैसे यूएस जैसे देश की सैटेलाइट को हम लॉन्च कर रहे हैं। इसका मतलब हमें घमंड की बात, गर्व की बात है यार, हमने तरक्की काफ़ी की है। ऐसा नहीं कि हम लोग पिछड़ रहे हैं, काफ़ी तरक्की कर रहा है हमारा देश। पिछले कुछ वर्षों में या कुछ सालों में इसरो ने विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना ली है और भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है। और जाने, ठीक है, देखो इधर, ये वो स्पेस सेंटर है जहां से तैयार करके इस मिसाइल को यहाँ ले जाया जा रहा है इधर, और यहाँ से इसको अंतरिक्ष में क्या कर दिया जाएगा दोस्तों? प्रक्षेपित किया जाएगा। ये आप पिक्चर के माध्यम से चीज़ों को अपने माइंड में स्टोर करके रख सकते हैं, इसलिए मैं आपके सामने हर बात को पिक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ, वरना सारी चीज़ें ऑलरेडी किताबों में लिखी हुई हैं। देखिए न्यू मोरे द्वीप, अब भैया न्यू मोरे द्वीप कहाँ पड़ता है, इसका क्या मैटर है? अभी भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और किसके बीच पूछ लेता है, किस किस के बीच विवाद है? भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में स्थित न्यू मोरे द्वीप पानी में डूब गया है। इस द्वीप को भारत में न्यू मोरे या पुरबासा कहा जाता है। इसको भारत में न्यू मोरे या पुरबासा कहा जाता है, जबकि बांग्लादेश में इसे दक्षिणी तलपट्टी के नाम से, दक्षिणी तलपट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। अब हुआ क्या दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में इसमें कुछ विवाद चल रहा था।
सालों से दोनों देश इस द्वीप पर अपना दावा करते रहे हैं, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन ने इसे मसले को खत्म ही कर दिया है। आप कहेंगे सर मसले को खत्म कैसे कर दिया? प्रकृति ने इसको डुबो दिया पानी के अंदर, कह दिया कोई टेंशन मत लो, ये किसी का भी नहीं है। ठीक है, तो कोलकाता स्थित जादवपुर विश्वविद्यालय के समुद्र विज्ञान विभाग ने उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आकलन के बाद ये बात कही है कि समुद्र तल से 2 मीटर ऊपर 3.5 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा ये द्वीप पानी में डूब गया है, ये पानी में जलमग्न हो गया है। तो ये जड़ ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो दोस्तों कुदरत ने ये खुद ही झगड़े की जड़ को खत्म कर दिया है भारत और बांग्लादेश के बीच की। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे कहां पर न्यू मोरे द्वीप पड़ता है। न्यू मोरे द्वीप का जो लोकेशन है ये वाला है, ये कहां पड़ता है आप लोग देख सकते हैं, बांग्लादेश, ये म्यांमार वाला क्षेत्र, ये बांग्लादेश का क्षेत्र। तो बांग्लादेश के जस्ट नीचे और भारत के जस्ट इधर, यानी दोनों के लगभग समान अधिकार में पड़ता है, इसीलिए कारण इसका झगड़े के कारण बना हुआ था। और थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो कुछ इस प्रकार के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। इसको समझिएगा नारकोंडम द्वीप। भैया नारकोंडम द्वीप क्या है? नारकोंडम द्वीप क्या है? नारकोंडम द्वीप एक ऐसा द्वीप है, नारकोंडम द्वीप या नरकोंदुम अंडमान सागर में स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप है, इसीलिए तो इसकी महत्वता बढ़ जाती है। यह एक ज्वालामुखी द्वीप है, इसकी मुख्य चोटी समुद्र तल से लगभग 710 मीटर की ऊंचाई पर है। कितनी मीटर की ऊंचाई पर है? 710 मीटर की ऊंचाई पर है। और इस द्वीप को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा माना जाता है। इस द्वीप को क्या माना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा माना जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा इसे प्रसुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। प्रसुप्त मतलब जो कभी कभी उसमें थोड़ा बहुत धुआं निकलता रहता है, सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा उदाहरण है उसको भी हम समझाएंगे आगे, देखिएगा। ये है तुम्हारा सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो कि निर्देशांक की बात करें तो 12 डिग्री नॉर्थ से 93 डिग्री 51 ईस्ट में पड़ता है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में को फैला है। कितने किलोमीटर में को दोस्तों? यह द्वीप 3 किलोमीटर में को फैला है। और यहाँ का ज्वालामुखी 28 मई 2005 में फटा था और तब से अब तक इससे लावा निकल रहा है। लावा निकल रहा है, तभी तो हम इसको सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो बता रहे हैं। चले आगे, चलिए देखिएगा ये कहां पड़ता है। ये रहा। नारकोंडम की बात करें तो ये आपका यहां पड़ेगा नारकोंडम। ठीक है, स्मिथ द्वीप है, रॉस द्वीप है, बहुत सारे द्वीप पड़ेंगे। ये है आपका, ये मध्य अंडमान से ठीक पूर्वी दिशा में पड़ेगा बैरन द्वीप, जिसकी आकृति कितनी है? लगभग 3 किलोमीटर क्षेत्र में को ये फैला हुआ द्वीप है। और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और न केवल ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बल्कि दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, चले आगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये मैं चित्र दिखा रहा हूँ आपको, भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी। ये वो ज्वालामुखी का चित्र है, ये वो द्वीप है बैरन द्वीप, जो भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों एक नए द्वीप की ओर। द्वीप कौन सा है? सालसेट द्वीप। इस द्वीप का जब नाम आता है तब मुंबई को याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि सालसेट द्वीप पर मुंबई को बसाया गया है। यह द्वीप भारत के महाराष्ट्र प्रदेश में पश्चिम तट पर स्थित एक द्वीप है। ये महाराष्ट्र के पश्चिम तट पर स्थित एक द्वीप है। और मुंबई महानगर भूतपूर्व जिसको बंबई के नाम से पुकारा जाता था, और ठाणे शहर इसी द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? आपसे पूछ लिया जाए कि मुंबई शहर, मुंबई महानगर, फिल्मी नगरी कहाँ पर स्थित है, कौन से द्वीप पर स्थित है, तो आपको आंसर करना है सालसेट द्वीप पर स्थित है। यह केन्या के मिजिंगो द्वीप और हांगकांग, चीन के एप्लीचाओ और मालदीव के माले द्वीप के बाद विश्व का सातवां सबसे घनी बस्ती वाला, यानी सबसे ज्यादा बस्ती वाला, घनी बस्ती वाला और 13वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। 7वां सबसे घनी बस्ती वाला, घनी मतलब डेंसिटी वाला, जनसंख्या घनत्व वाला, और 13वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है सालसेट द्वीप, जिस पर मुंबई शहर बसा हुआ है। ठीक है भाई, यहां तक की उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। और बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं कुछ आगे की जानकारी। ये कहां पर पड़ता है, कैसे पड़ता है, इसको देख लीजिएगा। देखिए ये सालसेट आइलैंड है। सालसेट आइलैंड पे कौन है भैया? मुंबई बसा हुआ है। मुंबई सिटी आइलैंड, ये आपको दिख रहा होगा। ये
जानकारी जो आपको दिखाना, ये आपका अरबियन सी है, अरब सागर के पूर्व में ये पड़ता है। ठीक है भाई, चलिए बढ़े आगे। ओके, तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यही समाप्त करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमने इसमें जिक्र किया था कुछ ऐसे महत्वपूर्ण द्वीपों के बारे में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन समय से आता रहे। आपको क्या काम करके जाना है दोस्तों, एक छोटा सा काम आप लोगों को करके जाना है, जो आपके से मैं हमेशा कहता हूं, और उम्मीद है कि आप लोग मेरी उम्मीद पर खरे उतरेंगे। आप लोग क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को क्या करना है मेरे दोस्तों, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से केवल काम नहीं चलेगा, एक घंटी है, आप लोगों को ये घंटी भी दबानी पड़ेगी और घंटी के बाद आप में जो लिखा मिलेगा ऑल पर क्लिक करके सारे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आप लोगों से विदा चाहता हूँ। मिलूंगा अगली वीडियो में ऐसी हंसते मुस्कुराते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।